नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। हाल ही में एयर क्रैश में हुई ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हुई है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल जैसे देश के साथ और बाकी दुनिया के साथ जिस तरह के ताल्लुक बनाए हैं, जिस तरह का हार्ड स्टैंड लिया था, उसमें रईसी के व्यक्तित्व की भी छाप थी। ईरान की रणनीति अब आगे कैसी रहने वाली है, इसे लेकर तमाम देशों में दिलचस्पी बनी हुई है और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस बात पर नजर रखे हुए है कि रईसी के बाद ईरान में क्या बदलाव होगा या ईरान की पॉलिटिक्स या ईरान की पॉलिसीज में क्या कोई बदलाव आता है या नहीं, क्योंकि ये रईसी ही थे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत और ईरान के रिश्तों में एक नई गर्मी या एक नई जान ला दी थी। भारत ने भी अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना ईरान के साथ 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का समझौता किया था, जो भी हाल ही में हुआ है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ईरान भारत के लिए कितना अहम और कितना जरूरी है और इब्राहिम रईसी की मौत से भारत को कितना बड़ा झटका लगा है और आने वाले वक्त में ईरान का रुख भारत के लिए कितना अहम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान के ताजा हालात से रूबरू कराते हैं। अपने प्रेसिडेंट की अकस्मात मौत के बाद ईरान सदमे में है। इब्राहिम रईसी का मशहद शहर में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें समन अल हज्जाज अली बिन मूसा अल रजा की शरीफ दरगाह के पास दफनाया गया। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। भारत की ओर से इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तेहरान पहुंचे थे। इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और ये बात इसका इशारा है कि ईरान की दोस्ती भारत के लिए क्या मायने रखती है। 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट जब रईसी बने थे, तब अगस्त 2021 में उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी या उसे संभाला था। तब उस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा देशों को ही न्योता भेजा गया था और भारत उनमें से एक था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। यहाँ तक कि इससे एक महीने पहले उनकी रईसी से मुलाकात भी हुई थी और वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद रईसी से मिलने वाले दुनिया के किसी भी देश के पहले विदेश मंत्री थे। यानी ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद रईसी दुनिया में किसी भी देश के विदेश मंत्री से अगर मिले तो सबसे पहले विदेश मंत्री भारत के। हालांकि रईसी के छोटे से कार्यकाल में उनकी भारत में कोई यात्रा नहीं हो सकी, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ जैसे इंटरनेशनल संगठनों की मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से भी हुई और दोनों देशों के बीच अच्छी ट्यूनिंग भी नजर आई। रईसी के कार्यकाल के दौरान ही 2022-23 में भारत और ईरान के बीच $2.33 बिलियन का व्यापार हुआ, जबकि इससे पहले यह काफी कम था। इस साल व्यापार में 21.77% की बढ़ोतरी। इसी साल ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन के लिए वीजा फ्री एंट्री का भी ऐलान किया था। हालांकि भारत अमेरिका की ईरान पर लगी पाबंदियों के चलते 2018-19 के बाद से उसे तेल नहीं खरीद सका है, लेकिन इसके बावजूद रईसी की सरकार की नीति भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक बढ़ाने की, व्यापार बढ़ाने की रही थी। व्यापार के साथ साथ रणनीति के लिहाज से भी ईरान भारत के लिए एक मजबूत साथी बनता हुआ नजर आया। दरअसल ईरान एक मुस्लिम मुल्क है और भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के मसले पर मुस्लिम मुल्कों की सहानुभूति हासिल करने के लिए चालें चलता रहता है और ये कोई नई बात भी नहीं है। 1990 के दशक में तो एक बार ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC में पाकिस्तान की कोशिश की हवा निकालते हुए भारत को एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था, बचाया था। इस पूरे वाकये को लेकर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कश्मीर को लेकर इब्राहिम रईसी ने भी पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया था। हाल ही में वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन रईसी ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। ये इशारा था कि रईसी के लिए पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी भारत का साथ है, भारत के साथ रिश्ते हैं। दरअसल पाकिस्तान तो रईसी के लिए इतना खास था कि भारत ने पाकिस्तान से ज़्यादा भारत इसलिए उनके लिए खास है क्योंकि भारत को उन्होंने 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट की एक ऐसी डील दी जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी तो पाकिस्तान को ही है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अहम है। चाबहार ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान प्रांत में है। ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के काफ़ी करीब भी है और इतना करीब है कि वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से
बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वही ग्वादर पोर्ट जहाँ पर चाइना अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत उसे डेवलप कर रहा है। और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे संकेत भी मिले हैं कि चाइना ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवी का अड्डा भी बनाने की फिराक में है, उसकी कोशिश में जुटा हुआ है। ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना जिसके कब्जे में है, वहाँ से चाबहार की दूरी अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो 400 किलोमीटर, जबकि समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो 100 किलोमीटर रहेगा। चाबहार की ये लोकेशन भारत के लिए व्यापार के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मुल्कों के बीच में अगर किसी भी तरह के व्यापारिक या रणनीतिक संपर्क होने में कोई दिक्कत है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि भौगोलिक रूप से पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है और जमीन के जरिए पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किए बिना भारत इन मुल्कों तक यानी अफगानिस्तान और उसके ऊपर मिडिल ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ तक भारत अपनी पहुँच नहीं बना पाता। भारत की इसी मजबूरी का फायदा पाकिस्तान अक्सर उठाता रहा है, लेकिन ईरान के चाबहार पोर्ट के सक्रिय हो जाने और भारत को उसकी 10 साल तक की लीज मिल जाने के बाद भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करके समुद्र के रास्ते पहले चाबहार पहुंच सकता है और फिर वहां से जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान और मिडिल एशिया के बाकी देशों के यहाँ पहुंच सकता है। अफगानिस्तान को भारत मदद पहुंचा सकता है, अफगानिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पहुंचा सकता है। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। तालिबान को भले ही माना जाता है कि वो पाकिस्तान के ही द्वारा खड़ा किया गया है, उसी का बगल बच्चा है, लेकिन मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच ताल्लुक ठीक नहीं चल रहे। ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़प भी होती रहती है दोनों की फौजों के बीच। तालिबान सरकार ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की काफ़ी कोशिश की है ताकि वो पाकिस्तान को बैकफुट पर रख सके और ऐसे में चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की पहुंच सीधे अफगानिस्तान तक हो जाती है। हाल ही में तालिबान की ओर से भी भारत और ईरान की चाबहार डील के पक्ष में बयान दिया गया है। यानी साफ पिछले कुछ सालों में इब्राहिम रईसी की पॉलिसीज़ के चलते वो जो पॉलिसीज़ थी वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही और दोनों मुल्क करीब भी आए। और अब भारत को इंतज़ार है कि इब्राहिम रईसी के जाने के बाद ईरान की नई लीडरशिप का रुख कैसा रहता है, जिसके बाद ही दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।